हेलो कैडेट्स, हेल्थ एंड हाइजीन के नेक्स्ट टॉपिक हाइजीन में आपका स्वागत है। आजकल आप कोरोना टाइम में देख रहे हैं मास्क, सोप, हैंड वॉश, बार बार कितने सेकंड तक धोना, सफाई व्यवस्था, नहाना, बाहर से आते ही जैसे सीधा बाथरूम जाना, ये सब हाइजीन के ही अंग हैं। तो आइए देखते हैं हाइजीन जो है वो जो हमारा स्वास्थ्य है उसके प्रति कोई बीमारी ना आए, यानी कि हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए हाइजीन जरूरी है। और हाइजीन जो है पर्सनल हाइजीन, वो एक इंडिविजुअल की पर्सनल सफाई, यानी उसकी शरीर की साफ सफाई, ये पर्सनल हाइजीन कहलाता है। इसका एम है एनसीसी कैडेट को हाइजीन के बारे में बताना। इस चैप्टर को हम 3 भाग में पढ़ेंगे: हाइजीन, ड्रिंकिंग वाटर एंड हाइजीन ऑफ फूड। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1, हाइजीन। पर्सनल हाइजीन, मैंने आपसे अभी बात किया था कि पर्सनल हाइजीन जो है वो एक इंडिविजुअल की हेल्थ को मेंटेन करने और उसको प्रोमोट करने के लिए पर्सनल हाइजीन जरूरी है। पर्सनल हाइजीन एक इंडिविजुअल को फिजिक मेंटेन करने के लिए, एक साफ सुथरी फिजिक मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो पर्सनल हाइजीन से बढ़ती है। साफ मुंह और दांतों की सफाई, ये भी इसी में आता है। और शरीर को बीमारियों से बचाने में भी पर्सनल हाइजीन मदद करती है। इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं स्लीपिंग, बाथिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, केयर एंड क्लीनलीनेस ऑफ स्किन, हेयर एंड टीथ एंड एक्सरसाइज। हम इनको एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहली बात है स्लीप। एक हेल्दी माइंड और हेल्दी शरीर के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। हर शरीर की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, लेकिन 6 से 8 घंटे एक स्वस्थ आदमी को सोना चाहिए। अगर वो 6 से 8 घंटे सोता है तो वो नॉर्मल फिजिक और हेल्थ मेंटेन रख सकता है। फिर इसके बाद है बैदिंग, आप स्नान करना। आप जब बाहर से आते हैं तो कितने सारे कीटाणु शरीर पर चिपके हो सकते हैं। शरीर में पसीना आता है तो रोम छिद्र जिनसे पसीना निकलता वो रुक जाते हैं। तो शरीर को एक माइल्ड साबुन के साथ अच्छे से साफ करके नहाना बेहद ज़रूरी है। शरीर के ऐसे फोल्ड्स होते हैं जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, जैसे कि आपके कोहनियों में, घुटनों के नीचे, जांघों में, तो इन जगह को साबुन से अच्छे तरह से साफ करें ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह यहाँ पर पनप ना सके। नेक्स्ट है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हमें खाना, एक संतुलित खाना खाना चाहिए और उसको चबा कर अच्छे से और धीरे धीरे खाना चाहिए। हम कई बार जल्दी में उसको निगल लेते हैं, तो आपको पता है जब स्टमक में जाएगा खाना तो स्टमक में जो एंजाइम्स निकलेंगे उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और हाजमे में जो है वो देर से होगा। और कई बार आप शिकायत करते हैं कि हमें गैस हो गई, एसिडिटी हो गई। उसका कारण है कि हम धीरे धीरे जब चबा कर खाते हैं तो मुंह से सलाइवा खाने में अच्छे से मिल जाता है, जो खाने को पचाने में मदद करता है। हेल्दी शरीर के लिए रोज़ 8 से 10 गिलास मिनिमम पानी पीना चाहिए। आपको पता है जब हम पानी पिएंगे तो जो शरीर के वेस्ट हैं, जो खून में वेस्ट पदार्थ हैं, वो आपको पता है किडनी उनको साफ़ करती है। तो पानी पिएंगे तो पानी के साथ वो अशुद्धियाँ घुलकर किडनी के रास्ते फिल्टर होकर शरीर से बाहर आ सकती हैं। तो पानी पीना बेहद ज़रूरी है। स्किन की केयर करना, यानी कि जब स्किन में पसीना आता है तो उसको साफ़ करना, उसको साफ़ सुथरा रखना, नहाने के बाद अच्छे से पोंछना, साफ़ कपड़े से पोंछना, ये ज़रूरी है।
बालों की देखभाल बहुत ज़रूरी है। आपको पता है हमारे बालों को विटामिन ई की ज़रूरत होती है, तो विटामिन ई लेने के लिए भी हमें उचित डाइट खानी चाहिए और हमें रोज़ बालों को अच्छे से शैम्पू से या माइल्ड साबुन से धोकर और उसको तेल वगैरह लगाकर कंघी वगैरह करके उनकी देखभाल करनी चाहिए। हमारे दांत जो है वो मेन खाना पचाने के लिए सबसे अहम अंग हैं। अगर खाना अच्छे से चबा कर हम खाएंगे तो वो जल्दी पच सकता है। तो दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। रोज़ दांतों को ब्रश करना, खाने के बाद ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। अमूमन जब हम मीठा खाते हैं तो मीठा जो दांतों से चिपका रह सकता है उससे बैक्टीरिया दांतों में उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए दांतों की सफाई भी करनी ज़रूरी है। अगली बात कहते हैं एक्सरसाइज। तो रोज़ जो है हमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे शरीर से जो अनचाही चीज़ें हैं वो पसीने के थ्रू या बाथरूम के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाएं। तो एक्सरसाइज और कुछ गेम वगैरह भी हमें खेलने चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। टॉपिक नंबर 2 की बात करते हैं हम, ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी। आप देख रहे हैं बच्चे सामने जैसे पानी की कितनी डिमांड है हमें, हमारे शरीर को मैं पहले बता चुका हूँ। तो ड्रिंकिंग वाटर के क्या क्या सोर्स हैं, कहाँ से हमें पानी मिलता है। तो जो ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पानी है वो रेन वाटर होता है, बरसात का पानी है। आजकल तो आप समझते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके यानी कि छतों से पानी इकट्ठा करके उसको स्टोर कर लेते हैं और उसको यूज़ में लाते हैं। लेकिन रेन वाटर जो है वो डायरेक्ट पीने के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि आसमान में या वातावरण में जो अशुद्धियाँ हैं वो बरसात के पानी में घुलकर नीचे आ जाती हैं पानी के साथ और उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। इसलिए रेन वाटर जो है वो डायरेक्ट पीने के काबिल नहीं होता, उसको साफ़ करके ही हम पी सकते हैं। दूसरा है सरफेस वाटर। तालाबों में, झीलों में या नदी नालों में जो होता है वो सरफेस वाटर होता है। और सरफेस वाटर भी डायरेक्ट पीने के लायक नहीं होता है, क्योंकि जब पानी बहता है या पानी के अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ मिल जाती हैं हवा में उड़कर या पानी के साथ बहकर, दूसरी अशुद्धियाँ उसमें आ सकती हैं। तो सरफेस वाटर भी डायरेक्ट पीने के लायक नहीं होता, उसको भी हम उचित जो उपचार करके ही प्रयोग में ला सकते हैं। तीसरा टाइप का पानी है अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड स्ट्रीम से। आपको पता है हमारी धरती वो परतों से बनी होती है और वो परतें जो फिल्टर का काम करती हैं। जो रेन वाटर या सरफेस वाटर है वो ज़मीन के नीचे फिल्टर होकर एक जगह इकट्ठा होता रहता है, जहाँ उसको जगह मिलती है वो नीचे रहता है। तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो पीने के लायक होता है, लेकिन फिर भी हमें उसको साफ़ करके अच्छे से तभी पीना चाहिए। तो ये 3 तरह से वाटर के जो है हमारे रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें पानी मिलता है। इसके बाद आती है जब वाटर हमारे पास हो गया उसको प्योरीफाई कैसे करें, उसको साफ़ कैसे करें। तो वाटर की जो प्योरीफिकेशन है उसके 5 तरीके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग वाटर्स, यानी पानी को बॉयल करना। जो पानी हमें मिलता है किसी भी रिसोर्स से वो पानी पीने लायक एज इट इज़ नहीं होता, तो उस पानी को 30 मिनट तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाल के उसके बाद उसको ठंडा करके और उसको छान करके पीना चाहिए। वो पानी पीने के लिए पूरी तरह से शुद्ध होता है। दूसरा है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन में होता है कि वाटर बेड्स बना दिए जाते हैं बजरी और रेत के, जिन पर से पानी को गुजारा जाता है। तो पानी में जो लटकी हुई अशुद्धियाँ होती हैं, तिनके हैं या कोई कागज़ है या कोई रेत के कण हैं या कोई और जो पानी में जो अघुलनशील अशुद्धियाँ हैं, वो इन बेड्स पर से गुजरने पर उसमें अटक के रह जाती हैं और पानी जो है वो फिल्टर या साफ़ हो जाता है। अगली जो टाइप है वो स्टेरलाइजेशन। ये ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन गैस पानी में से गुजार कर पानी की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। पानी में स्मेल हो सकती है, उसमें लटकी हुई अशुद्धियाँ हो सकती हैं या उसमें कुछ घुली हुई अशुद्धियाँ भी हो सकती हैं, तो उन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है।
चौथी बात है पिंकिंग, पोटेशियम परमैंगनेट पानी में डाला जाता है। अब आपने सुना होगा जब बाढ़ वगैरह आती है तो उस वक्त डायरिया, हैजा, ये कॉलरा वगैरह ये जो है बीमारियां आ जाती हैं, तो इन सब के कीटाणु पानी में पनप सकते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर उन कीटाणुओं को ख़त्म किया जाता है। तो पिंकिंग करके जो है वाटर को शुद्ध किया जाता है। और अगली बात है प्रेसिपिटेशन, फिटकरी, पानी में फिटकरी डालने से जो पानी के अंदर हैवी अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे ज़मीन में बैठ जाती हैं और पानी जो है वो शुद्ध हो जाता है। इस तरह से हम पानी को इन विधियों से प्योरीफाई कर सकते हैं। हमारा तीसरा पार्ट है हाइजीन ऑफ फूड, यानी भोजन की स्वच्छता कैसे होगी। तो फूड हाइजीन जो है आपको पता है, भोजन जो हो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें बहुत जल्दी पैदा होते हैं और वो जहाँ खाना बन रहा है वहाँ से और कंज्यूमर तक जो खाना खा रहा है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर जाने में कई बार जो है भोजन में अशुद्धियाँ या भोजन खराब होने का डर रहता है। इसमें हैंडलिंग भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है और कंजर्वेशन भी हो सकता है, कंजर्विंग भी हो सकता है। तो इस तरह से हम भोजन को कंटामिनेशन, भोजन को ना खाएं तो अच्छा है, लेकिन उसको वहाँ तक बचा सकते हैं। तो फूड हाइजीन में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिल्क हाइजीन, यानी दूध का हाइजीन, दूध की स्वच्छता। हमारे जो एनिमल हैं जिनसे हमें दूध मिलता है उनका जो सराउंडिंग है, जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो बांधे जाते हैं, वो जगह साफ़ सुथरी और हेल्दी होना चाहिए, वहाँ का एनवायरनमेंट। और दूध निकालने से पहले पशु को अच्छी तरह से नहलाना चाहिए ताकि जो पशु के शरीर पर अशुद्धियाँ लगी हुई हैं, जो रेत, कण या कोई और अशुद्धियाँ लगी हुई हैं, वो दूध के अंदर ना मिल पाएँ। दूध निकालने वाला मिल्क हैंडलर वो जो है किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज से फ्री होना चाहिए, यानी उसको कोई छूत की बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसके सांस से कीटाणु जो है दूध में नहीं मिलनी चाहिए। और जो दूध के जो बर्तन हैं जिनमें दूध निकाला जाता है वो पूरी तरह से क्लीन होने चाहिए, सैनिटाइज होने चाहिए और उनको हमेशा ढक कर रखना चाहिए। जो पानी पशु पीते हैं या पशु को नहलाया जाता है या पशु का दूध निकालते समय उसको धोया जाता है, बर्तनों को धोया जाता है, वो पानी सेफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो इस तरह से मिल्क हाइजीन बनाए रखी जा सकती है। आप पैकेट का दूध लाते हैं, उस पर लिखा होता है पॉस्चराइज्ड मिल्क। ये पॉस्चराइजेशन होता क्या है, कैसे पॉस्चराइज किया जाता है दूध को? दूध को एक सर्टेन टेम्परेचर पर कुछ एक स्पेशल पीरियड के यानी कुछ टाइम के लिए उसको उबाला जाता है, फिर उसको एकदम से ठंडा करके उसके जो अंदर कीटाणु अगर पनप सकते हैं तो उनको ख़त्म किया जाता है। और इस प्रोसेस में दूध की न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ना उसका स्वाद बदलना चाहिए। यानी 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 से 2 सेकंड अगर हम उसको गर्म करेंगे तो उसके अंदर से जितने कीटाणु हैं वो मर जाएंगे और दूध का टेस्ट भी नहीं बदलेगा, क्योंकि हम उसको एज इट इज़ तुरंत ठंडा कर देते हैं और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी नहीं चेंज होगी। दूसरी बात है मीट हाइजीन। जो लोग नॉन वेज खाते हैं ये बात उनके लिए लागू होती है कि जो मीट से जो बीमारी बहुत जल्दी फैलती है, बहुत सारी बीमारियां जो मीट से फैलती हैं, आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू, टिक बॉर्न इन्फेस्टेशन, स्लीपिंग सिकनेस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक एंथ्रैक्स, ट्यूबरकुलोसिस और फूड पॉइजनिंग भी जो है वो मीट के थ्रू हो सकती है। कई बार आपने सुना होगा ना कि खाना खा के आया, उसके पेट में दर्द हो गया, उसको उल्टी आई या उसको दस्त लगी, ये फूड पॉइजनिंग के कारण हो सकता है कि उस मीट में ऑलरेडी कीटाणु पैदा हो गए हैं और आपने उसको खा लिया है, तो वो आपका शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता और वो
मीट जो वो ख़राब होता है। तो इसको कैसे हम बचा सकते हैं? एक तो ये बात है जहाँ पर बूचड़ खाने, स्लॉटर हाउस, जहाँ पर एनिमल्स को काटा जाता है, वो पूरी तरह से साफ होने चाहिए। और वहाँ पर पशु का उससे पहले और बाद में यानी पोस्टमार्टम और एंटीमार्टम होना चाहिए। यानी पशु को पहले देखना चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं हो, फिर उसका जब मीट है तो वो मीट के कलर वगैरह देख के हम देख सकते हैं कि वो कीटाणु रहित है कि नहीं। उसकी पहचान है कि जो अच्छा मीट होता है वो कभी भी ना तो पेल पिंक होता है, यानी कि पिंक कलर का नहीं होता, ना ही डीप पर्पल होता है, वो जो है स्लिमी भी नहीं होता है, यानी कि थोड़ा सा क्या नरम नरम सा नहीं होता है। तो उसको देखने से ही पता चल जाता है कि वो रेड है, रेड कलर का है तो ठीक है, अदरवाइज उसका अगर कलर चेंज है तो वो ठीक नहीं है। वो छूने में ज़्यादा इलास्टिक भी नहीं होना चाहिए और उसका जो है एक कलर भी जो जायज़ है वो होना चाहिए। तो ये मीट हाइजीन कहलाता है। फिर इसके बाद आता है फिश हाइजीन। आपको पता है समुद्र के किनारे रहने वाले लोग फ़िश ज़्यादा खाते हैं। तो जो आदमी फ़िश खाते हैं, जो फ़िश होती हैं वो समुद्र से पकड़ के लाते हैं, वो यहाँ तक लाने में उसको समय लग सकता है। तो इस दौरान वो ख़राब हो सकते हैं, उनमें कीटाणु पैदा हो सकते हैं। तो जो आदमी फ़िश खाए वो ताज़ा होनी चाहिए। और फ्रेश फ़िश की पहचान है, जो उनके गलफड़े हैं, गिल्स हैं, वो ब्राइट रेड होने चाहिए और उनकी आँखें दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि फिश की आँखें खुली रहती हैं। उसकी आँखें क्लियर और प्रोमिनेंट होनी चाहिए। और नहीं तो फिर जो है ना, अगर आपने वो खाया तो ये जो फूड पॉइजनिंग हो सकती है आपको। तो फिश का मीट जो वो साफ़ होना चाहिए। एग हाइजीन, आजकल आपको पता है मोस्टली लोग एग्स का इस्तेमाल करते हैं। एग तो एक किस्म से ये ना वेजिटेरियन में आता है ना नॉन वेजिटेरियन में आता है। आजकल इसको 20 की डाइट बोलने लगे हैं, एगिटेरियन, यानी वेज और नॉन वेज दोनों लोग एग्स खा सकते हैं या खाते हैं। तो जो फ्रेश एग हैं वो अंदर से जो है स्टेराइल होने चाहिए। एग सेल वो उस पर जो गंदगी लगी होती है हैंड से, तो उससे वो कंटामिनेट हो सकता है, जहरीला हो सकता है। तो उसको अच्छी तरह से धो के और अच्छी तरह से प्रॉपर कुकिंग करके ही एग्स को खाना चाहिए, कच्चा एग नहीं लेना चाहिए। फिर आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हाइजीन। फ्रूट्स और जो वेजिटेरियन हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, वो पैथोजेंस ऑर्गेनिजम्स या प्रोटोजोआ या हेलमिंथस, ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं हमारे जो इंटेस्टाइन में हो जाते हैं, वो इनसे फ्रूट और वेजिटेबल से सबसे ज़्यादा होने की गुंजाइश होती है। तो जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं उनको रॉ ही खाना चाहिए, यानी कच्चा खाना चाहिए। और अगर आप कच्चा खा रहे हैं तो खाने से पहले उनको अच्छे से धो लेना चाहिए। फिर जहाँ हम खाना खा रहे हैं वो ईटिंग प्लेसेस जहाँ पे हम खाना बैठ के खाएंगे, उनकी सफाई व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए कि एक तो जो खाने की जगह है, ये विशेषकर हम एनसीसी के रिलेशन में बात करें तो जो कैंप्स वगैरह लगते हैं तो जो मेस बनती है वहाँ पे वो कहाँ बननी चाहिए, उस बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। क्योंकि हम एनसीसी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कि हम ईटिंग प्लेस अपनी मेस की बात करेंगे। तो जो मेस है या जो खाने की जगह है वो किसी गंदगी की जगह नहीं होनी चाहिए। उसके आसपास कोई ओपन नाला वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई पशु शेड आसपास नहीं होना चाहिए, या कोई मैनोर या शोकेस पिट उसके पास नहीं होना चाहिए। और जो फर्श है उस जगह का वो अच्छे से साफ़ किया होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस पर टाइल लगी हुई हो, यानी ईंटें या टाइल लगी हो, पक्का होना चाहिए। जहाँ पर भोजन को स्टोर किया जाए उस जगह हवा अच्छे से आर पार आनी जानी चाहिए, यानी वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। इंसेक्ट और रैट प्रूफ होना चाहिए, यानी वहाँ चूहे या और दूसरी जो इंसेक्ट्स हैं वो नहीं आ पाएँ ऐसा। और वहाँ पर पूरा रोशनी का इंतज़ाम होना चाहिए
ये खाने की जगह जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, कच्चा या पका हुआ दोनों ही। पेरिसेबल एंड नॉन पेरिसेबल आइटम्स जो है वो अलग अलग रखे जाने चाहिए, दोनों तरह के आइटम को अलग अलग रखें हम। और जो फर्नीचर है जहाँ पर बैठकर हम खा रहे हैं, टेबल और चेयर्स, वो मजबूत होनी चाहिए और वो साफ आसानी से होने वाली होनी चाहिए। जो बचा हुआ खाना है वो कवर्ड बिन्स में इकट्ठा करना चाहिए और उसको रेगुलरली वहाँ से हटा देना चाहिए। वाटर सप्लाई जो है वो अलग होनी चाहिए, एडुकेट यानी प्रॉपर होनी चाहिए और साफ़ होनी चाहिए। और जो बर्तन हैं उनके साफ़ करने की जगह, खाने की जगह से थोड़ा सा दूर होनी चाहिए और वो वहाँ पर बर्तन अच्छे से साफ़ करे जाने चाहिए। इसके बाद बात आती है हाइजीन ऑफ फूड हैंडलर्स। जो लोग भोजन को सर्व कर रहे हैं या पका रहे हैं, उन लोगों की हाइजीन कैसी होनी चाहिए। अब देखते हैं कैंप में एक टीम होती है जो खाना तैयार करती है। उस टीम के लोगों का जब वो उनको एम्प्लॉय किया जाता है, जब उनको काम पर रखा जाता है, तो उससे पहले उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, यानी उनका मेडिकल किया जाना चाहिए, कहीं उनको कोई छूत की बीमारी तो नहीं है। और कैंप के दौरान भी, यानी खाना बनाने के दौरान भी उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप होता रहना चाहिए, क्योंकि कैंप में डॉक्टर होता है, वो हमेशा उनको देखता रहता है। और उनको फूड हैंडलर्स को रेगुलरली हेल्थ और हाइजीन के बारे में बताते रहना चाहिए कि आपने साफ सफाई रखनी है। जब वो खाना बना रहे हैं उस वक्त उनके जो हाथ साफ धुले हुए होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, सर को वो ढके हुए हों उसको कैप वगैरह से, और जो ऊपर वाला जो चोगा वो पहना हुआ होना चाहिए, और छींकते और खांसते समय उनके मुंह पर कवर होना चाहिए। तो उनका मुंह इस तरह से, तो वो हम कोई कीटाणु अगर उनके अंदर से निकलता तो खाने में नहीं मिलेगा और बीमारी नहीं फैलेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाइजीन अच्छे रिजल्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो रेगुलर अगर करेक्टली हम लेंगे तो ये इंडिविजुअल के लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी, सब के लिए लाभदायक होगा, और इस तरह से हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और लोगों का जीवन बचा भी सकते हैं। तो ये था आपका हाइजीन का टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे मेल करें, आई विल ट्राई टू गिव योर क्वेरीज क्लियर। थैंक यू।